प्रिय छात्रों, आज हम लोग आर्थिक विकास की समझ का तीसरा चैप्टर मुद्रा और साख के विषय में जानकारी करेंगे। मुद्रा से सब लोग परिचित हैं। साख क्या होती है इसको हम आगे देखेंगे। साख को अंग्रेजी में क्रेडिट कहते हैं। मुद्रा का एक अपना इतिहास है। क्योंकि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से लेकर आज तक मुद्रा के अलग अलग रूप हमको मिलते हैं। हमको भारत की मौजूदा स्थिति में जो मुद्रा की प्रणाली है, मुख्य रूप से उसके ऊपर बात करनी है और उसको समझना है। मुद्रा के कार्यों पर औपचारिक रूप से विचार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे सवालों के रूप में उभरने का अवसर देना है। आधुनिक प्रणाली का पृष्ठाधान जैसे विषयों का ही अध्ययन इस चैप्टर में रखा गया है। यहाँ पर जो कुछ भी जानकारी का स्रोत है वह बता रहा है कि जो भी डेटा यहाँ पर आगे हम लोगों को मिलेगा वह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा ग्रामीण कर्जों पर किए गए सर्वेक्षण से लिए गए हैं। ग्रामीण बैंक पर जानकारी और आंकड़े अखबारों की वेबसाइट से ली गई है। बैंक संबंधित आंकड़ों की विस्तृत जानकारी या किसी विशिष्ट बैंक के बारे में जानकारी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट का नाम दिया हुआ है www.rbi.org। और संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों पर आंकड़े राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसकी वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो है www.nabard.org। ये इसलिए दे दिया गया है कि यहाँ पर हम लोग जो आगे आंकड़े देखेंगे ये 2010 और 11 के आंकड़े हैं और उसके बाद के अगर आंकड़े की ज़रूरत हमको पड़ती है तो हमको इन दोनों वेबसाइटों पर बैंक के लिए
हमको जो है www.rbi.org पर जाना पड़ेगा और जो स्वयं सहायता समूह का मतलब एनजीओ, जो एनजीओ चलते हैं और जो एग्रीकल्चर के हमारे आंकड़े हैं या ग्रामीण विकास की और जो भी बातें हैं, उसके लिए हमको नीचे की जो वेबसाइट है सेकंड नंबर की, वहाँ पर जाकर आंकड़े को देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है। अब मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, विनिमय क्या होता है? विनिमय किसी भी वस्तु को से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जो आदान प्रदान होता है उसको हम विनिमय कहते हैं। और यहाँ पर हम विनिमय के प्रकार में नहीं जाएंगे, विनिमय का प्रकार हम लोग कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, विनिमय का जो सबसे अच्छा जो माध्यम है सभी माध्यमों में, वह मुद्रा है। वर्तमान में हम मुद्रा के द्वारा, रुपए के द्वारा ही किसी भी चीज़ का विनिमय करते हैं और इसका इस्तेमाल हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हैं। क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं भी प्रदान की जाती है कभी कभी, लेकिन कुछ मामले में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लेन देन आप कर रहे हैं लेकिन उसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं हो रहा है, केवल बाद में भुगतान करने का वादा किया जाता है। अब यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए मुद्रा के महत्व को, कि जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है कि एक जूता बनाने वाला वह बाज़ार में जूते का विनिमय मुद्रा के रूप में करके, अर्थात जूते को बेच करके गेहूं खरीदना चाहता है। अब जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। अब इसको दूसरे ढंग से देखा जाए कि जूता बनाने वाला बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए यदि जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता है, जिसको हम वस्तु विनिमय के नाम से जानते हैं, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, माने वस्तुओं का आदान प्रदान जिस विनिमय के अंतर्गत होता है उसको हम वस्तु विनिमय के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहा है कि यदि जूता बनाने वाला व्यक्ति अपने बनाए हुए जूते का मुद्रा में विनिमय न करके यदि वस्तु में विनिमय करना चाह रहा है और वह वस्तु उसे गेहूं की आवश्यकता है, अर्थात वो गेहूं से विनिमय करना चाहता है,
तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ेगा जो न केवल गेहूँ बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अगर वो जूते नहीं खरीदना चाहता है तो फिर वो विनिमय ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं, तभी ये वस्तु विनिमय हो सकता है। अगर दो पक्ष सहमति नहीं रखते हैं तो वस्तु विनिमय नहीं हो सकता। जबकि मुद्रा में क्या है? मुद्रा में सहमति और असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। जिसके पास मुद्रा है उसको अगर उस वस्तु की आवश्यकता है तो वो सीधे जा कर के मुद्रा के द्वारा उस वस्तु का विनिमय कर सकता है। अब जब दोनों पक्ष वस्तु विनिमय में जब सहमति रखते हैं तो इस सहमति को या इस आवश्यकता को, दोनों को जिस चीज़ों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता पर अगर दोनों व्यक्ति सहमत हो जाते हैं तो उस आवश्यकता को दोहरा संयोग कहा जाता है। कि एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वहीं वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। माने वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग का होना अनिवार्य है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है, क्योंकि भाई ये संयोग की ही बात है कि आपके पास जो वस्तु है, अब उस वस्तु के स्थान पर उस वस्तु को देने के बाद आप कोई दूसरा वस्तु जैसे गेहूं ही खरीदना चाहते हैं, ये तो जब संयोग होगा या आप ढूंढेंगे और संयोग बस जो है कोई ऐसा किसान मिल गया जिसे कि जूते की आवश्यकता है, तभी जो है वो विनिमय कर सकता है, आप दोनों में विनिमय हो पाएगा। तो ये दोहरा संयोग, आप भी बेचने के इच्छुक हों अपनी वस्तु और उस वस्तु के बदले आप जिस वस्तु की ज़रूरत आपको हो रही है वह वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के पास हो और उसे आपके वस्तु की आवश्यकता हो। माने दोनों का जब संयोग होगा तब जा कर के जो है वस्तु विनिमय हो सकता है। लेकिन इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकता के दोहरे संयोग की ज़रूरत को खत्म कर देती है, क्योंकि मुद्रा में संयोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर जूता निर्माता के लिए ये ज़रूरी नहीं रह जाता है कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसका गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना पड़ेगा। एक बार उसने जूते को मुद्रा में बदल लिया तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दो प्रश्न विचार करने के लिए हैं कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे होती है। तो ऊपर आपने पढ़ा है कि सहूलियत इस प्रकार से होती है
कि मुद्रा ही दो व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थता का काम करता है और मुद्रा के द्वारा विनिमय करने से किसी प्रकार के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है और मुद्रा से विनियमित विनिमय करने वाली वस्तु को मुद्रा से विनिमय करने के बाद वह व्यक्ति अपनी उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की और भी वस्तुएं जो उसको ज़रूरत है वो खरीद सकता है। इसलिए मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत होती है। यहाँ नीचे दिया दूसरा प्रश्न कि क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है? हाँ, जैसे सरकार ने भी एक योजना निकाली थी, काम के बदले अनाज। जैसे गांव में कच्ची सड़क बनना है, मिट्टी का काम करना है, नालियां बननी है और अन्य प्रकार के सामुदायिक कार्य होने हैं, उसके लिए काम करने वाले को मुद्रा न दे करके उस काम के बदले उनको एक निर्धारित जो है अनाज दिया जाता था। वैसे जैसे आपको मान लीजिए, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर की किताब चाहिए, तो अब आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको आपके किताब की आवश्यकता हो। तो आप उससे फर्स्ट ईयर की किताब लेकर के आप उसको अपनी कक्षा 10 की किताब दे सकते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप की यहाँ पर चर्चा है इस कंटेंट में। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। ये प्राचीन काल की बात कर रहा है। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही जब मुद्रा सिक्कों के चलन से पहले मैंने जब मुद्रा की जानकारी लोगों को नहीं थी, उसके पहले से ही कई प्रकार की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। और देखिए, इसके लिए कहा भी गया है, किसी कवि ने कहा है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन गजधन बाजधन, गो माने गाय, गज माने हाथी, बाज माने अश्व घोड़ा, इनको भी धन माना गया। और प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय को माना गया और गाय ही आर्थिक समृद्धि का मेरुदंड हुआ करती थी। जिनके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी वो उतना ही संपन्न माना जाता था। और ये सभी प्रकार के जो भी पशु हैं, समाज में उपयोगी जो भी पशु थे, उनके द्वारा भी प्राचीन काल में विनिमय का काम होता था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे मुद्रा का विकास हुआ और उस मुद्रा में
सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ। वर्तमान में करेंसी मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। आज जो दौर चल रहा है, विशेष तौर से भारतवर्ष में जिसको हम करेंसी कहते हैं, वह एक विशेष प्रकार के कागज़ पर छापी जाती है, जिसे कागज़ के नोट के रूप में हम लोग जानते हैं। और सिक्के वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्के से नहीं बनी है। मैंने आज की जो मुद्रा है वो सोने, चांदी या तांबे के सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर देखिए, जब से मुद्रा के इतिहास की जानकारी हुई है, सिक्कों की, उसका एक जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए 2500 साल पहले का एक ये सिक्का है, माने ईसा पूर्व के ये सिक्के हैं। ये कुषाण कालीन जो है ये सिक्का है। यहाँ देखिए कुषाण कालीन सिक्का लिखा हुआ है। और ये जो है तुगलक काल में जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और यहाँ पर ये अकबर कालीन मुद्रा का जो है ये फिगर दिया हुआ है। और सबसे नीचे ये जो है ये देखिए, ये वर्तमान का जो हमारा सिक्का है उसका यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है। माने जो आज मॉडर्न जो करेंसी और सिक्के हैं, इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। माने जिस भी देश की सरकार अपने जिस देश की जिस भी करेंसी को प्राधिकृत करती है, मान्यता प्रदान करती है, उसी सिक्के और करेंसी से विनिमय का कार्य किया जा सकता है। इसलिए विनिमय का माध्यम उस करेंसी और सिक्के को स्वीकार किया जाता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसकी तरफ से? केंद्रीय सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, करेंसी नोट जारी करता है। किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। कानून
विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। एक तो सरकार इसको प्राधिकृत करती है और दूसरा किसी भी प्रकार के सौदे के लिए मुद्रा को कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता है, अर्थात सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए रुपया माने जो वर्तमान का जो मुद्रा है, करेंसी और सिक्के, ये व्यापक स्तर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किए गए हैं। बैंकों में निक्षेप, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। जो आप बैंकों में अपना रुपया जमा करते हैं सेविंग में या एफडी के रूप में, उसकी बात कर रहा है कि हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? मैंने जो कुछ भी आपको अपनी आवश्यकता से अधिक नकदी यदि बचती है तो उसका क्या करते हैं? तो स्वाभाविक रूप से लोग इसे बैंक में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर ब्याज भी देते हैं। इस तरह से लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर ब्याज भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इसे जमा को मांग जमा कहते हैं। माने आपने जो भी आपके पास जो कुछ भी नगद बचता है उसे आप यदि बैंक में अपना अकाउंट खोल करके जमा करते हैं तो आपको अपना वो जमा राशि किसी भी समय जब भी आपको ज़रूरत हो बैंक से आप मांग सकते हैं और बैंक आपको देने में कोई आनाकानी नहीं करेगी। इसीलिए इस जमा को मांग जमा भी कहा जाता है कि आपके मांगने पर बैंक जो है आपके द्वारा जमा किए हुए उस धन को आपको वापस करता है। अब आर्थिक विकास की समझ में मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम, मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। मैंने ये क्या सुविधा देती है? जब आप किसी को कोई चीज़ आपने लिया, कोई सेवा ली, कोई वस्तु ली और व्यक्ति को नगद भुगतान न करके आप अगर चेक के द्वारा भुगतान करते हैं, जो कि बैंक से एक चेक मिलती है, एक कागज़ की एक पूरी पासबुक मिलती है जिसमें कई चेकें होती हैं, तो नगद के बजाय चेक से भुगतान के बारे में करते हैं। तो चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है और चेक ऐसा कागज़ है जो बैंक को
किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। जैसे आपका खाता है, आपका चेक है और आप नगद किसी को पैसा न देकर कोई वस्तु लिया या सेवा लिया या आपको फीस जमा करनी है, तो आप नगद न जमा करके यदि आप जो है अपने खाते की अगर चेक आप लिए हुए हैं तो उस चेक के द्वारा जिस व्यक्ति को, संस्था को पैसे का भुगतान करना है तो उसका वहाँ पर आप नाम लिखेंगे, जिसको भुगतान करना है उसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद जितनी राशि देनी है वह राशि लिखेंगे और बैंक में अकाउंट खोलते समय जो सिग्नेचर आपने किया है वह सिग्नेचर आप अपने चेक पर कर देंगे और चेक काटने की आप डेट डाल देंगे। तो और चेक को अगर व्यक्ति या संस्था के अकाउंट में डालना है तो उसके लिए ऊपर जो है अकाउंट पे ही लिख देंगे कॉर्नर में चेक के, तो वह चेक के माध्यम से आपके खाते से पैसा जिसको आप चेक काटे रहेंगे उसके अकाउंट में चला जाएगा। अगर अकाउंट पे ही नहीं लिखते हैं, अकाउंट पे ही चेक आप नहीं काटते हैं, सिंपली रूप से आप चेक को काट देते हैं, तो वह व्यक्ति सेल्फ उस चेक को भुना सकता है, अर्थात वह आपके अकाउंट से बैंक के माध्यम से नगद वो पैसा ले सकता है। इस प्रकार से आज हम लोग यहाँ तक चर्चा किए हैं। आगे चेक द्वारा भुगतान हमने बता दिया है, लेकिन यहाँ पर किसका उदाहरण लिया है इस उदाहरण को हम अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद। ओके।